हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदना शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदना शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जीकेजीएस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है और ये क्लास सुपर टेट, यूपी टेट, बीपीएससी 4.0, बीपीएससी 4.0 सबके लिए रामबाण क्लास है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से जीकेजीएस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है दोस्तों, तो आप लोग जाकर चैनल पर विजिट कर सकते हो। और एनसीईआरटी सीरीज को हमने कंटिन्यू स्टार्ट कर रखा है दोस्तों। तो आप लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी को हम वहाँ पर फिनिश कर चुके हैं और 7 की भी हमने फिनिश कर दिया। क्लास 8 की 2 चैप्टर को हमने कंप्लीट करवा दिया है। तो आप लोग वहाँ पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो। एनसीईआरटी आप लोग जरूर पढ़िए, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़िए और 7 नोट्स जरूर साथ साथ बनवा लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो ये एनसीईआरटी जो सीरीज है, आप लोग इसको कंटिन्यू एक एक क्लास डेली देखते रहिए, ठीक है। और सुपर टेट की क्लास और जीकेजीएस की तो हम आपको प्रोवाइड कर ही रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा पहला क्वेश्चन है। और सबसे पहले आप लोग इसको, इस सेशन को ना लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए, जिससे हम कंटिन्यू क्लास करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरणीय खेती, इको फार्मिंग को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है शुष्क खेती, ड्राई फार्मिंग। सेकंड है संविदा खेती, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तीसरा है झूम खेती, झूम फार्मिंग, या फिर जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग। बताइए, पर्यावरणीय खेती, इको फार्मिंग को और किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरणीय खेती, इको फार्मिंग को जैविक खेती के नाम से भी जाना जाता है। सारे लोग इसका रिप्लाई दीजिएगा, सारे क्वेश्चन का आप लोग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं? सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं? समुद्र के नीचे भूकंप से, चंद्रमा के अभिकर्षण से, समुद्र में ज्वार से, या फिर चक्रवात से। सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं? आपको बताना है सुनामी जो तरंगे हैं वो किससे उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं? तो ये उत्पन्न होती हैं समुद्र के नीचे भूकंप से। किसे? समुद्र के नीचे भूकंप से। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर जी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन पृथ्वी बचाओ का आयोजन किया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन पृथ्वी बचाओ का आयोजन किया था यूनेस्को ने, यूएनसीईडी ने, डब्ल्यूएचओ ने, या फिर यूनिसेफ ने। बताइए, पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो 1992 में हुआ था दोस्तों। ये हुआ था पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो 1992 ईस्वी में हुआ था, ब्राजील में। कहाँ पर? ब्राजील में। अब आपको बताना है इसका आयोजन किसने किया था। क्या यूनेस्को ने किया था, यूएनसीईडी ने किया था, डब्ल्यूएचओ ने किया था, या फिर यूनिसेफ ने किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, यूएनसीईडी ने, यूएनसीईडी ने, ठीक है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरो जिसको बोलते हैं, और ये ब्राजील में हुआ था 1992 में, ठीक है। कब हुआ था पृथ्वी शिखर सम्मेलन? कब हुआ था दोस्तों? 1992 ईस्वी में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आएगा, 100% ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। यूपी टेट में भी और सुपर टेट में और बीपीएससी में भी एग्जाम पूछा जाएगा, क्योंकि ईबीएस में, ईबीएस का फेवरेट क्वेश्चन है और ईबीएस तो आते ही हर एग्जाम में है। तो ऐसा कोई एग्जाम में नहीं है जिसमें कि पर्यावरण नहीं पूछा जाता है। तो पर्यावरण के अंतर्गत ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। चलिए, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा क्या है? उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा, या फिर उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा, या फिर शनि ग्रह के गिर्द एक मेखला, या फिर पृथ्वी के घूर्णन का अक्ष। बताइए, विषुवत रेखा है क्या? आपको बताना है विषुवत रेखा है क्या। यहीं पर अगर हम बात करते हैं विषुवत रेखा की, तो दोस्तों विषुवत रेखा है क्या? उत्तर, देखिए, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा बोलते हैं। क्लियर पॉइंट? अब समझ में आ गया ना कि विषुवत रेखा किसे बोलते हैं। चलो जी, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व किसी स्थान के मौसम को प्रभावित करता है?
निम्न में से कौन सा तत्व है जो किसी स्थान के मौसम को प्रभावित करता है? मिट्टी होगा, ऊंचाई होगा, पेड़ पौधे होगा या फिर पशु पक्षी? बताइए, निम्न में से कौन सा तत्व किसी स्थान के मौसम को प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा ऊंचाई, है ना। कौन सा तत्व किसी स्थान के मौसम को प्रभावित करता है? तो ऊंचाई जो होता है, ऊंचाई किसी स्थान के मौसम को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि कोहराब बनने की संभावना कब प्रबल होती है? कोहराब बनने की संभावना कब प्रबल होती है? गर्म धारा पर सूक्ष्म ठंडी धारा बहने पर, ठंडी धारा पर सूक्ष्म ठंडी धारा बहने पर, या फिर ठंडी धारा पर गर्म नमी युक्त हवा बहने पर, या फिर गर्म धारा पर गर्म नमी युक्त धारा बहने पर? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कोहरा बनने की संभावना कब प्रबल होती है? कोहरा बनने की संभावना दोस्तों ये प्रबल होती है गर्म धारा पर सूक्ष्म ठंडी धारा बहने पर, है ना। गर्म धारा पर सूक्ष्म ठंडी धारा बहने पर कोहरा बनने की संभावना सबसे प्रबल होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग रिप्लाई फटाफट करते रहो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? देखिए, तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से, बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान से, दक्षिण पूर्व मानसून से, या फिर दक्षिण एशिया मानसून से? तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून से। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा होती है, उत्तर पूर्वी मानसून से। जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, ये पूरब है, पश्चिम है दोस्तों, उत्तर है और दक्षिण है। तो उत्तर पूर्वी मानसून से, है ना, उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा होती है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस फसल में बुआई व कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होता है? बताइए, किस फसल में बुआई व कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होता है? क्या वो गेहूं है, जौ होगा, गन्ना होगा या फिर मक्का होगा? बताइए वो कौन सी फसल है, कौन सी फसल है जिसमें बुआई व कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होता है? तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फसल से 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है किस फसल में बुआई व कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा गन्ना में, इसमें गन्ना में, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा में जल लवणता सहनशील है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा में जल लवणता सहनशील है? क्या वो डॉट पॉम खजूर होगा, पात गोभी होगा, संतरा होगा या फिर अंगूर होगा? बताइए कौन सी फसल है जो मृदा में जल लवणता सहनशील है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहला, क्या हो जाएगा पहला, डॉट पॉम खजूर। ठीक है, और डॉट पॉम किसे बोलते हैं? खजूर को ही बोलते हैं, डॉट पॉम खजूर। क्लियर? बताइए इतना समझ में आ रहा आप लोगों को? चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है, मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है, स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का है, आजीविका कृषि का है, व्यापारिक अनाज की कृषि होगा या फिर विशिष्ट बागवानी होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको बताना है कि मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है, किसका लक्षण है मोनोकल्चर? स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का, आजीविका कृषि का, व्यापारिक अनाज की कृषि का, या फिर विशिष्ट बागवानी? तो यहाँ पर मोनोकल्चर की बात करते हैं। मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है, व्यापारिक अनाज की कृषि, क्या हो जाएगा? व्यापारिक अनाज की कृषि हो जाएगा। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक गर्म धारा है? हमारे चैनल पर दोस्तों एनसीईआरटी सीरीज में ही गर्म धारा और ठंडी धारा की हमने एक वीडियो डिटेल में हमने वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी है। तो वहाँ पर आप लोग जाकर पहले थ्योरी देख लीजिए। थ्योरी के बाद एक क्लास तो मैंने थ्योरी की प्रोवाइड करवाई है आप लोगों के लिए, और उसके बाद में पीवाईक्यू क्वेश्चन। तो यहाँ से आप अगर आप पहले थ्योरी पढ़ लेंगे, उसके बाद में पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपकी ये धारा जो है गर्म धारा ठंडी धारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग उस क्लास को जाकर जरूर देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट बनी हुई है ना एनसीईआरटी की।
क्लास 6 की है, 7 की बनी हुई है और 8 की। 8 की तो हमने सिर्फ 2 चैप्टर भी करवाया है और बाकी भी करवाऊँगी। तो आप लोग 6 से 7 की तब तक एनसीईआरटी आप लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि कौन एक गर्म धारा है? कनारी धारा होगा, लेब्राडोर होगा, ब्राज़ील है या फिर फोकलैंड धारा है? बताइए कि निम्न में से कौन एक गर्म धारा है? गर्म धारा की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, हो जाएगा ब्राज़ील धारा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ब्राज़ील धारा। कनारी तो ठंडी है। कनारी दोस्तों ये क्या है? कनारी कनारी ठंडी है ना? लेब्राडोर भी ठंडा है और फॉकलैंड धारा भी ठंडी धारा है। अगर यहाँ पर पूछा गया गर्म धारा, तो गर्म धारा है ब्राज़ील धारा, ये गर्म धारा है ना? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के शीत मरुस्थलों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? टैगा के नाम से, टुंड्रा के नाम से, हिमाच्छादित क्षेत्र या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? विश्व के शीत मरुस्थलों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा टुंड्रा। क्या हो जाएगा? टुंड्रा। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्यरात्रि सूर्य को देखा जा सकता है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्यरात्रि सूर्य को देखा जा सकता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, उष्ण शीतोष्ण क्षेत्रों में, आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में या फिर सूर्य ग्रहण के समय कहीं भी? आपको बताना है कि किस क्षेत्र में मध्य रात्रि सूर्य को देखा जा सकता है। बताइए, क्या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में? ये तो होगा नहीं। उष्ण शीतोष्ण क्षेत्रों में? ये भी नहीं होगा। सूर्य ग्रहण के समय कहीं भी? ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों मध्य रात्रि सूर्य को देखा जा सकता है आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आर्कटिक और आर्कटिक क्षेत्रों में मध्य रात्रि को सूर्य देखा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम को घूम रहा है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम को घूम रही है या फिर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है? आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तारे पूर्व से, ये जो तारे हैं वो पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम को घूम रहा है, ये तो बात नहीं सही है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम को घूम रही है। तो दोस्तों तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? क्योंकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व को घूम रही है। कैसे? पश्चिम से पूर्व को घूम रही है तारे। पृथ्वी हमारी वो पश्चिम से पूर्व को ऐसे घूम रही है, ऐसे, ना कि ऐसे घूम रही है। ठीक है, पृथ्वी हमें कैसे घूम रही है? पश्चिम से पूर्व की दिशा, ऐसे ऐसे। इधर पश्चिम है और इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य को विकिरित होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है? ऑप्शन पहला है नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन दूसरा है नाभिकीय विलय, ऑप्शन तीसरा है रासायनिक अपक्रिया, ऑप्शन चौथा है विसरण अपक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य से विकिरित होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा नाभिकीय विलयन। ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सागर में बृहद ज्वार कब उठता है? सागर में बृहद ज्वार कब उठता है? केवल चंद्रमा दिवस पर, सेकंड ऑप्शन है पूर्णमासीय तथा अमावस्या के दिन, या फिर उस दिन जब चंद्रमा की स्थिति प्रथम चतुर्थांश पर हो, या फिर केवल अमावस्या के दिन। सागर में बृहद ज्वार कब उठता है? बताइए सागर में बृहद ज्वार कब उठता है दोस्तों? तो बृहद ज्वार की बात करते हैं तो ये उठता है केवल चंद्रमा दिवस पर। किस पर? चंद्रमा दिवस पर। ऑप्शन इज द राइट आंसर। केवल चंद्रमा दिवस पर सागर में बृहद ज्वार उठता है ना? चलो आगे देखते हैं। भारत के एक ढलानदार पर्वतीय भूभाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, वहां निम्नलिखित में से कौन सी फसल की बढ़िया खेती हो सकती है? ऑप्शन पहला है कपास, ऑप्शन दूसरा है जूट, ऑप्शन तीसरा है तंबाकू, ऑप्शन चौथा है चाय। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत के एक ढलानदार पर्वतीय भूभाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, वहां निम्नलिखित में से कौन सी फसल की बढ़िया खेती हो सकती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन चौथा, हो जाएगा चाय की। किसकी हो जाएगी? चाय की। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है दोस्तों कि चाय सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, किस स्टेट में? चाय सबका उत्पादन किस स्टेट में सबसे ज़्यादा होता है, किस स्टेट में? ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किस राज्य में चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है।
सब लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबी फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है? चावल, मक्का, गेहूँ होगा, जौ, मक्का, चावल होगा, गेहूँ, सरसों, चना होगा या फिर बाजरा, चना, चावल होगा। बताइए रबी फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन तीसरा हो जाएगा गेहूँ, सरसों, चना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये रबी फसल है। गेहूँ, सरसों, चना ये रबी फसल है दोस्तों। ओके, गेहूँ, सरसों, चना। और ये चावल जो है वो वो खरीफ की फसल है, चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? चाय होगा, गेहूं होगा, चावल होगा या फिर मूंगफली होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा चावल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की अनुमानित दूरी कितनी है? भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी अनुमानित है 3214 किलोमीटर, 4100 किलोमीटर, 3700 किलोमीटर या फिर 4800 किलोमीटर। बताइए भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की अनुमानित दूरी कितनी है? अगर अनुमानित दूरी की बात करते हैं दोस्तों, तो जैसे कि ये उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी छोर है, यहाँ पर दक्षिणी छोर है, तो इसकी अनुमानित दूरी कितनी है? ये है दोस्तों 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन क्या है, समाप्त हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देर से बने रहने के लिए दोस्तों। यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चन को आप लोग को करवाया है, 20 क्वेश्चन को। तो आप लोग क्वेश्चन देखने के बाद बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 20 में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और कितने मार्क्स आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे दोस्तों। और इस सेशन को ना आप लोग लाइक कर दो। लाइक करने के साथ साथ इसको अपने दोस्तों को जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर डाल दीजिएगा। ठीक है, हमको आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मैं डेली आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आती रहूँगी सुपर टेट की, है ना, जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट लाती रहूँगी दोस्तों। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।